Hi everyone, welcome back again. Today we are going to discuss about mechanism of breathing. प्रीवियस वीडियो में हमने ऑर्गन्स की बात की थी कि नेसल कैविटी क्या होती है, लैरिंग्स क्या होता है, ट्रैकिया क्या होता है, फेरिंग्स क्या होता है, ठीक है। फिर हमने ब्रोंकियल्स और लंग्स के बारे में बात की थी। आज की वीडियो में हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि कैसे ह्यूमन बींग्स में ब्रीथिंग होती है, ठीक है। और ये कौन से चैप्टर में इंक्लूड किया गया है? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में इंक्लूड किया गया है। अपनी अपकमिंग वीडियो में मैं बात करूंगी कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का ह्यूमन बॉडी के अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन माय वीडियो एंड स्टे ट्यून विद मी टू गेट द कंप्लीट सिनेरियो ऑफ द टॉपिक। और मेरा जो कंटेंट का लेवल है वो पीजीटी बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उनको ध्यान में रख के मैंने अपना कंटेंट यहाँ पे बनाया है। सो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग का मतलब होता है कि कैसे हमारी बॉडी इंस्पायर कर मतलब सांस अंदर लेती है और सांस बाहर छोड़ती है। तो इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन इसके अंदर आता है, प्लस हमारे अंदर कैसे गैस एल्वियोलर लेवल पे एक्सचेंज होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो हमें पता है कि जो ब्रीथिंग है वो एक साथ में दो स्टेजेस इंक्लूड करती है या फिर दो प्रोसेस होती हैं ब्रीथिंग की। श्वसन की जो है वो दो स्टेज होती हैं, एक जिसमें हम सांस अंदर लेते हैं इनहेल करते हैं और एक जिसमें हम एक्सहेल करते हैं। तो इंस्पिरेशन सांस अंदर लेना और एक्सपायरेशन मतलब एक्सहेल करना, सांस बाहर छोड़ना, ठीक है। तो जो इंस्पिरेशन है अगर वो कब होगा, इंस्पिरेशन का मतलब है कि इनहेल करना, ठीक है। तो इनहेल हम कब करेंगे? इनहेल कैन ओक्योर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, लंग्स के अंदर जब एयर का प्रेशर, एयर मतलब चाहे वो ऑक्सीजन है या फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि हम क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर छोड़ते हैं और ऑक्सीजन का हम अपटेक करते हैं। तो यहाँ पे जो लंग्स के अंदर जो हमारी एयर है उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है वो क्या होगा, ठीक है। उसके बेसिस पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं। तो जो लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है उसको क्या बोला जाता है? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इंट्रा का मतलब क्या होता है? इनसाइड, एंड पल्मोनरी मतलब लंग्स। लंग्स के अंदर जो प्रेशर है ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा इनहेल करना। ऑक्सीजन का अगर प्रेशर अंदर कम है, अगर कम है और हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है तो वो क्या करेगी? डिफ्यूजन के थ्रू वो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाएगी, मतलब कि लंग्स में जाएगी। ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, एटमॉस्फेयर में लो प्रेशर है अगर ऑक्सीजन का, और हाई प्रेशर है ऑक्सीजन का और लंग्स में लो प्रेशर है ऑक्सीजन का, तो हाई टू लो मूव करेगी अकॉर्डिंग टू देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? इंस्पिरेशन कब होगा? जब प्रेशर लंग्स के अंदर क्या होगा? लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होगा? कम होगा। सिमिलरली एक्सपायरेशन कब होगा? जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, जो लंग्स के अंदर का जो हमारा प्रेशर है वो क्या होगा? हाई होगा। जब लंग्स के अंदर का प्रेशर ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा, अब लंग्स है, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का लेवल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या है? ज़्यादा है। लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर क्या है? ज़्यादा है। तो वो ज़्यादा से जो हमारे एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर क्या है? लो है। तो वो ज़्यादा से लो की तरफ अकॉर्डिंग टू देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेगी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं इस प्रोसेस को डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के थ्रू हमारा लंग्स से बाहर क्या चली जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हमारे लंग्स के अंदर उसका प्रेशर क्या है? हाई है। तो यहाँ पे जो हमारा पल्मोनरी प्रेशर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी एयर इनहेल करेंगे और कौन सी एयर हम एक्सहेल करेंगे, ठीक है। तो इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन को हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि जब हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं मतलब कि इनहेल कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं तब हमारी बॉडी में क्या क्या एक्टिविटी होती हैं। तो जो हमारी इंस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो हमारी एक्टिव प्रोसेस होती है। मैं पहले बात कर रही हूँ इंस्पिरेशन की। इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। इसमें हमारी बॉडी एक्टिवली इन्वॉल्व होती है, हमारे लंग्स भी, हमारी रिब्स भी, हमारा स्टर्नम भी, ठीक है, हमारा डायफ्रागम भी, ये सब एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। और ये कितना टाइम लेती है? अप्रोक्स 2 सेकेंड का ये टाइम लेती है। मतलब इनहेल करते हैं जब हम ऑक्सीजन को, जब हम अंदर की तरफ लेते हैं, अपटेक करते हैं ऑक्सीजन का, तो ये एक्टिव प्रोसेस है क्योंकि इसमें थोरेसिस कैविटी, हमारी इंटरकोस्टल मसल्स, डायफ्रागम, हमारी रिब्स सब क्या होती हैं? इन्वॉल्व होती हैं, और ये अप्रोक्स 2 सेकेंड में कंप्लीट होती है। जब इंस्पिरेशन हो रहा हो तो हमारा डायफ्रागम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है,
डायफ्रागम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। डायफ्रागम क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जो हमारी इंटरकोस्टल मसल्स है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती है, इन बिटवीन द रिब्स, इन बिटवीन दी रिब्स प्रेजेंट होती है हमारी इंटरकोस्टल मसल्स, वो भी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, डायफ्रागम क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है और ये क्या होता है, हमारी एब्डोमिनल कैविटी की तरफ पुश करता है। एब्डोमिनल कैविटी की तरफ क्या करता है, पुश करता है इस तरफ। ठीक है, स्टर्नम क्या होता है, वो वेंट्रल डायरेक्शन में चला जाता है। स्टर्नम वेंट्रल होता है। यहाँ पे स्टर्नम की क्या होगी, स्टर्नम हमारा वेंट्रल हो जाएगा। वेंट्रल एंड एंटीरियर डायरेक्शन की तरफ मूव कर जाएगा। ये जो स्टर्नल है, स्टर्नम हमारा यहाँ पे होता है ये वाला जो, ठीक है, स्टर्नम जो होता है वो एंटीरियर डायरेक्शन में जाएगा, इस तरफ जाएगा। और क्या होगा, वेंट्रल और हमारा ये वाला जो रीजन होता है ये वेंट्रल होता है ह्यूमन बींग्स में, और ये होता है डोर्सल। ठीक है, ये जो हमारा डोर्सल है ये हमारा वेंट्रल है। तो ये वेंट्रल साइड में जाता है और एंटीरियर साइड में जाता है क्या, स्टर्नम। ठीक है, अब जो स्टर्नम क्या है, जिससे रिब्स हमारी अटैच होती हैं, जिससे हमारी रिब्स अटैच होती है, तो वो एंटीरियर डायरेक्शन में और वेंट्रल डायरेक्शन में जाता है। रिब्स क्या होती हैं, रिब्स हमारी आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं। हवा उनमें भर जाती है तो वो बाहर की तरफ हमारी क्या निकलती हैं, बाहर की तरफ ऐसे निकल जाती हैं। ठीक है, तो रिब्स क्या होंगी, आउटसाइड हो जाएंगी, आउटसाइड डायरेक्शन में मूव करेंगी और वेंट्रल डायरेक्शन में मूव करेंगी, वेंट्रल साइड में मूव करेंगी, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम होता है थोरेसिस कैविटी का वो क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। वॉल्यूम यहाँ पे क्या हुआ, एक्सपेंड हो गया थोरेसिस कैविटी का। अगर उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, प्रेशर जो होता है प्लूरल फ्लूइड में, प्रेशर जैसे ही ये एक्सपेंड होती है तो जो प्लूरल फ्लूइड है, प्लूरल फ्लूइड क्या होता है, जो हमारा जो लंग्स होते हैं उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, डुअल मेम्ब्रेन, जिसको प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। उन मेम्ब्रेन के बीच के फ्लूइड को क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। इसका जो प्रेशर है, ये प्रेशर क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, मतलब ये प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो जो स्पंजी नेचर है लंग्स का वो क्या हो जाएगा, जैसे ही ये प्रेशर ड्रॉप होगा तो जो स्पंजी हमारा नेचर है किसका, लंग्स का, वो एक्सपेंड कर जाएगा और एयर जो है लंग्स के अंदर, एयर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, लंग्स के अंदर एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और जैसे ही एयर प्रेशर लंग्स के अंदर डिक्रीज होता है तो एयर हमारी एटमॉस्फेयर से कहाँ पे मूव करेगी, लंग्स के अंदर मूव करेगी और लंग्स को फिल कर देगी। ठीक है, तो ये हमारा कब होता है, ये सारी एक्टिविटी इंस्पिरेशन के टाइम पे होती हैं, जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को तब होती हैं। अब हम बात करते हैं कि एक्सपीरेशन के टाइम पे क्या होता है। देखो, जो एक्सपीरेशन वाली जो हमारी प्रोसेस होती है ये पैसिव हमारी एक्टिविटी है, पैसिव एक्टिविटी है। क्यों है, क्योंकि इसमें एटीपी का कोई यूज़ नहीं है, एनर्जी नहीं लगती है, पैसिव प्रोसेस है। ठीक है, ये कितना टाइम लेती है, ये 3 सेकंड का टाइम लेती है। ये हमारा 2 सेकंड का टाइम ले रही थी, ये हमारा कितना टाइम लेती है, ये हमारा 3 सेकंड का टाइम लेती है। ठीक है, अब क्या होता है, एक्सपायरेशन के टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्शन है किसी भी मसल्स में वो नहीं होता, तो यहाँ पे जो हमारी इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। हमारा डायफ्रागम क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। डायफ्रागम भी क्या हो गया, रिलैक्स हो गया। इंटरकोस्टल मसल्स भी क्या होगी, रिलैक्स हो गई। ठीक है, जो स्टर्नम और रिब्स हैं वो भी हमारे किस में आ गए, नॉर्मल शेप में आ गए, अपने नॉर्मल पोजीशन में आ गए। स्टर्नम एंड रिब्स को भी क्या नहीं करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ रहा, वो भी किस में आ गए, अपनी नॉर्मल शेप में आ गए। जब सारे बॉडी ऑर्गन अपनी नॉर्मल पोजीशन में है, अपनी नॉर्मल शेप में है, तो उनको कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे एक्सेल करने के लिए। इसलिए जो एक्सपायरेशन की प्रोसेस है वो क्या है, पैसिव हमारी एक्टिविटी है। ठीक है, अब इन सब रीजंस की वजह से कि सब कुछ रिलैक्स हो गया है, इंटरकोस्टल मसल्स भी रिलैक्स हैं, डायफ्रागम भी रिलैक्स है, थोरेसिस कैविटी का जो साइज़ है वो भी डिक्रीज़ हो गया है, यहाँ पे स्टर्नम और रिब्स भी हमारी नॉर्मल पोजीशन में है। तो इसकी वजह से जो हमारा जो हमारे एयर थी, जो क्या थी, फिल्ड थी लंग्स के अंदर, वो कहाँ चली जाती है, बाहर चली जाती है एक्सपायरेटरी ट्रैक की वजह से। क्योंकि हमारा जो लंग्स है उसके अंदर जो हमारा प्रेशर है, किसका प्रेशर, एयर का, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इंक्रीज़ होने की वजह से
हमारा एयर क्या करती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आती है और वो नोस्ट्रिल्स के थ्रू बाहर चली जाती है। ठीक है, तो नॉर्मल ब्रीथिंग को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल ब्रीथिंग जिसमें हमारी नॉर्मल ब्रीथिंग हो रही है उसको एब्डोमिनल ब्रीथिंग बोलते हैं। और हमारी ये कैपेबिलिटी होती है ह्यूमन बींग्स की कि वो हमारा अपना रेट इंस्पिरेशन का और एक्सपायरेशन का बढ़ा सकते हैं, किसकी हेल्प से, अपनी एडिशनल मसल्स का यूज़ करके, जिसको हम फोर्सफुल ब्रीथिंग बोलते हैं, जो हम प्राणायाम के थ्रू हम जिसको ट्रेन करते हैं। ठीक है, और अपने सिस्टम को क्लीन करते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है, एब्डोमिनल ब्रीथिंग कहलाती है, क्योंकि हम यहाँ पे अपनी एडिशनल मसल्स का यूज़ करके फोर्सफुल ब्रीथिंग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ की, क्योंकि जब हमें पता होगा कि कितना रेस्पिरेटरी वॉल्यूम होता है, क्या कैपेसिटी होती है, उसके बाद ही हम समझ पाएंगे कि क्या पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है, क्या पार्शियल प्रेशर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का होता है लंग्स के अंदर, एल्वियोलाई के अंदर या फिर हमारी कैपिलरीज के अंदर। ठीक है, और कैसे वो ट्रांसफ्यूज़ होती हैं, कैसे हमारी एक्सचेंज होती हैं गैसेस। इसलिए हमें क्या समझना पड़ेगा, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को और उसकी कैपेसिटी को हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो देखो, जो भी हमारा वॉल्यूम होता है एयर का, जो वॉल्यूम हम यूज़ करते हैं ब्रीथिंग मूवमेंट में, ठीक है, उसको हम कैसे मेज़र करते हैं, स्पायरोमीटर की हेल्प से यूज़ करते हैं। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट जो हमारा क्या बताता है, ब्रीथिंग में हमारी कितनी वॉल्यूम एयर का यूज़ हुआ है। ठीक है, कौन से इंस्ट्रूमेंट से करते हैं इसको मेज़र, स्पायरोमीटर से। ठीक है, ये क्यों यूज़ किया जाता है, ये देखने के लिए कि हमारे जो लंग्स हैं उनकी कितनी कैपेसिटी है, ठीक है, वो कितना वर्क कर रहे हैं। तो मेडिकल एग्जामिनेशन के टाइम पे हम स्पायरोमीटर का यूज़ करते हैं टू नो द फंक्शनलिटी ऑफ आवर लंग्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में सबसे पहले हमारे पास आता है टाइडल वॉल्यूम। क्या आता है टाइडल वॉल्यूम? टाइडल वॉल्यूम होता क्या है, इट इज़ अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड मतलब इनहेल करना, जो अमाउंट एयर का हमने इनहेल किया है, एंड एक्सपायर्ड मतलब एक्सहेल किया है ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग। नॉर्मल सांस लेने की प्रक्रिया में जितना ही हमने नॉर्मल अमाउंट ऑफ हमारी एयर इनहेल करी है और एक्सहेल करी है, उसको क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। मैन के लिए ये वैल्यू कितनी होती है, 500 ml होती है। ठीक है, बट जो कुछ पोर्शन होता है एयर का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रह जाता है, जो हमारे ट्रैकिया वाले रीजन में, फेरिंग्स वाले रीजन में, नोस्ट्रिल्स में रह जाता है, इस वजह से जो एनाटोमिकल, जिसको हम क्या बोलते हैं, उस स्पेस को, एयर रेस्पिरेटरी स्पेस को क्या बोलते हैं, एनाटोमिकल डेड स्पेस बोलते हैं। और वो जो एयर हमारी वहाँ पे डिफ्यूज़ हो जाती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, वो कितना वॉल्यूम होता है, वो 150 वॉल्यूम होता है। कितना वॉल्यूम होता है, 150 ml होता है, 150 ml। ठीक है, हमारा यहाँ पे कितना बचता है, हमारा यहाँ पे 350 बच जाता है, तो हमारा अंदर तक कितना जाएगा, 350 ml जाएगा। अब देखो, हमें एनसीईआरटी में एक टर्म दे रखी है कि जो हमारा हेल्दी मैन होता है उसका टाइडल वॉल्यूम 6000 टू हमारा 8000 ml होता है। इसका मतलब ये होता है कि पर मिनट, ये किसकी बात कर रहे हैं, पर मिनट की बात कर रहे हैं, पर मिनट की बात करें। हमने बोला कि इनहेल कब करते हैं, हम 2 सेकेंड में इनहेल कर लेते हैं, और 1 मिनट में कितनी सेकेंड होती है हमारी, 60 सेकेंड्स होती हैं। ठीक है, तो हम 30 टाइम्स यहाँ पे क्या करेंगे, अप्रोक्स 30 टाइम्स हम क्या करते हैं, यहाँ पे रेस्पायर करते हैं। तो इसको हम 30 से अगर मल्टीप्लाई करें तो इतना आ जाएगा हमारा। ठीक है, 10,050, पर अप्रोक्स 10,050 नहीं होता ना, कुछ डिफ्यूज़ हो जाती है एयर, तो अप्रोक्स हमारा टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 6000 टू 8000 ml होता है पर मिनट। 1 मिनट के अंदर इतना वॉल्यूम हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं नॉर्मल ब्रीथिंग के टाइम पे। ठीक है, क्योंकि हम इनहेल तो 2 सेकंड में करते हैं और एक्सहेल 3 सेकंड में करते हैं। ठीक है, तो ये वेरी कर जाता है। तो हमारा वैसे कितना होता है, 500, 150 हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या हो जाता है, डिफ्यूज़ हो जाता है। और ये हम बात कर रहे हैं एक बार की इंस्पिरेशन और एक बार की एक्सपायरेशन की। ठीक है, बट अगर हम मिनट की बात करें तो 6000 से 8000 ml तक हमारी जो एयर है वो क्या होती है, इनहेल होती है या एक्सहेल होती है पर मिनट। नेक्स्ट आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम?
वो वॉल्यूम एयर का जो एक पर्सन इंस्पायर करता है जब वो फोर्सफुली इंस्पायरेशन कर रहा हो अपनी मसल्स का पूरा यूज़ करके। टाइडल वॉल्यूम एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर होता है जब हम रेस्टिंग स्टेट में हैं, ठीक है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है जब हम फोर्सफुल इनहेलेशन कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 2500 टू 3000 ml के अप्रोक्स होती है। इसको IRV भी बोला जाता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है ये वो अमाउंट है एयर की जो एक्सपायर करी गई है फोर्सफुली एक्सपायरेशन के टाइम पे, क्योंकि टाइडल वॉल्यूम तो हमारा नॉर्मल एक्सपायरेशन का टाइम है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1000 टू 1100 ml। ये फोर्सफुल जब हम एक्सहेल करते हैं अपनी मसल्स का यूज़ करके, उस टाइम पे जितना वॉल्यूम हम क्या करते हैं बाहर रिलीज़ करते हैं उसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो हमारा ERV से डिनोट किया जाता है और इसकी रेंज 1000 टू 1100 ml के बीच में होती है। नेक्स्ट हमारी क्या होती है, रेजिडुअल वॉल्यूम। ये वो अमाउंट होती है एयर की जो अंदर रह जाती है जब हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं, जब हम फोर्सफुल अपनी मसल्स को यूज़ करके फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं, बाहर छोड़ते हैं हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को, उसके बाद भी कुछ एयर अंदर रह जाती है, उसी को रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1200 ml के बीच में होती है। 1200 ml तक होती है रेजिडुअल वॉल्यूम की वैल्यू, ठीक है। कितनी होती है, 1200 ml के अप्रोक्स होती है, 1200 ml। तो जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो यहाँ पे और जो हमारा वाइटल वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम है, हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, रेजिडुअल वॉल्यूम है, वो यहाँ पे स्पायरोग्राम के थ्रू शो किया गया है। स्पायरोग्राम जो स्पायरोमीटर का यूज़ करके हम बनाते हैं किसी के लंग की कैपेसिटी को जानने के लिए। तो ये नॉर्मल कंडीशन के केस में दिखाया गया है कि स्पायरोग्राम में कितनी कितनी हमारी अलग अलग रिजर्व वॉल्यूम या टाइडल वॉल्यूम, अलग अलग वॉल्यूम होता है एयर का, ठीक है। यहाँ पे हमारा मिलीमीटर्स में हमारा वॉल्यूम शो किया गया है और यहाँ पे हमारी कैपेसिटी शो की गई है। जैसे हम रेजिडुअल वॉल्यूम की बात करें तो रेजिडुअल वॉल्यूम अप्रोक्स 1200 ml होता है हमारा, ठीक है। फिर हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एवरेज हमारा 1100 ml के आसपास होता है। फिर टाइडल वॉल्यूम की बात करें तो ये 500 ml के आसपास होता है। और हम बात करें यहाँ पे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की तो ये 3000 ml के आसपास होता है। इंस्पायरेटरी वॉल्यूम की बात करें या इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात करें तो 3500 ml हमारे लंग की इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है जो हम एयर इनहेल करते हैं उसकी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कितनी होती है, कितनी हमारी एयर अंदर रह सकती है, 2300 ml के अप्रोक्स। वाइटल कैपेसिटी की बात करें तो ये 4800 ml के अप्रोक्स होती है नॉर्मल केसेस में। और हम यहाँ पे बात करें अपनी टोटल लंग कैपेसिटी की तो टोटल लंग कैपेसिटी हमारी 6000 ml के आसपास होती है, ठीक है। जो यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम है या हमारा ये सब है जो अभी तक हमने नहीं स्टडी किया, वो अब हम स्टडी करेंगे पल्मोनरी कैपेसिटीज़ में। पल्मोनरी कैपेसिटीज़ का मतलब क्या है कि हमारे लंग्स की कितनी कैपेसिटी है, लंग्स की कितनी कैपेसिटी है। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, अभी तक हमने बात करी थी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में कितनी एयर अंदर आएगी, कितनी एयर बाहर जाएगी, ठीक है। उन वॉल्यूम्स की बात करी थी, कितनी बच सकती है। अब हम बात कर रहे हैं पल्मोनरी कैपेसिटीज़ की। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितनी होती है, लंग्स की कितनी कैपेसिटी है कि वो इनहेल करी गई एयर को क्या कर लेगा, इंस्पायर कर लेगा, इनहेल कर लेगा। टोटल वॉल्यूम एयर की एक पर्सन जब इंस्पायर करता है एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद तो वो कितना होता है, वो होता है 3500 ml। वो होती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, मतलब जब मैं सांस बाहर छोड़ती हूँ उसके बाद मैं कितना सांस अंदर ले सकती हूँ, वो मेरी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है। वो कितनी होती है, 3500 ml। वैसे ही सांस लेने के बाद मैं कितना वॉल्यूम जो है एयर का वो बाहर छोड़ूंगी, वो मेरी क्या होती है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, जिसको EC से डिनोट करते हैं। ये TV प्लस ERV के इक्वल होती है। TV क्या होता है, टाइटल वॉल्यूम, और ERV क्या होता है हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम हमारा अप्रोक्स कितना था, टाइडल वॉल्यूम हमारा अप्रोक्स कितना था, वो था हमारा 1 मिनट के अंदर देखें तो 8000 ml पर मिनट,
ठीक है, इतना था। अगर हम वैसे बात करें सेकंड के उसमें बात करें तो हमारा 500 हम क्या कर रहे थे, टाइडल वॉल्यूम ले रहे थे। पर एनाटॉमिकल डेड स्पेस की बात करें तो 150 हमारा क्या हो रहा था, लूज हो रहा था, तो 350 हमारा बच रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, 1000 to 1100 ml के आसपास होता है। ठीक है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कितनी होती है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का मतलब है वो अमाउंट एयर की जो हमारे लंग्स के अंदर नॉर्मली रह जाती है जब हम नॉर्मली सांस बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, कोई फोर्सफुली हमने एक्सपायरेशन नहीं किया है या एक्सहेल नहीं किया है, यहाँ पे नॉर्मल एक्सहेलेशन के टाइम पे जितनी वॉल्यूम एयर की बच जाती है लंग्स के अंदर उसको फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बोलते हैं, जो किसके इक्वल होती है, जिसमें हम FRC फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज इक्वल टू ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस RV रेजिडुअल वॉल्यूम। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 to 1100 ml के इक्वल होता है, तो 1000, और RV हमारा क्या होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 के इक्वल होता है। तो ये अप्रोक्स कितना हो गया, 2200 to 2500 ml के अप्रोक्स हमारा क्या होता है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। मतलब सांस छोड़ने के बाद भी 2500 ml हमारे लंग्स के अंदर रह जाता है। नेक्स्ट आती है वाइटल कैपेसिटी। ये वो अमाउंट है एयर की जो एक्सपायर्ड की गई है फोर्सफुल एक्सपायरेशन के टाइम पे, जब हमने बहुत गहरी सांस अंदर खींची। बहुत गहरी सांस अंदर खींचने के बाद हमने जब फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया, उसके बाद जो एयर हमने बाहर छोड़ी उसको क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होती है, IRV मतलब कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, ये सब के इक्वल होते हैं, मतलब सबको प्लस करना होता है। टाइडल वॉल्यूम हमारा 500 होता है ना, एक बारी में जब हम सांस लेते हैं या छोड़ते हैं। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जब हम एक बारी में जितना हम एक्सपायर कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जितना हम एक बारी में क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारा 2500 से लेके 3000 ml तक होता है, और हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 to 1100 ml होता है, और ये हमारा 500 होता है। बट 150 हमारा किस में चला जाता है, एनाटॉमिकल डेड स्पेस में चला जाता है। पर हम अगर एक्चुअल अमाउंट ले तो 500 होता है। तो टोटल हमारी वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है, 4500 ml होती है। वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या है कि कितनी एयर हम एक्सपायर करेंगे जब हमने फोर्सफुल क्या किया है, जब हमने डीप इंस्पायरेशन किया है उसी टाइम पे अगर हम डीपली इंस्पायरेशन करेंगे तो हम डीपली एक्सहेल भी करेंगे, तो उस टाइम पे हम कितनी एयर अंदर ले रहे हैं, कितनी एयर बाहर छोड़ रहे हैं, तो वो हमारी क्या है, वाइटल कैपेसिटी है कि हमारी वाइटल कैपेसिटी कितनी है लंग्स की, वो कितनी है, 4500 ml। टोटल लंग कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब है कि कितनी टोटल एयर लंग्स के अंदर आ सकती है, फिट हो सकती है। ठीक है, जब हम बिल्कुल फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर ले, फोर्सफुल हम इनहेल कर ले, उसके बाद कितनी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट हमारे लंग्स के अंदर फिल हो सकती है, वो है हमारी टोटल लंग कैपेसिटी, जो हमारी IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की इक्वल होती है, जो 2500 to 3000 ml के इक्वल होता है। टाइडल वॉल्यूम जो कि हमारा 500 ml के इक्वल होता है, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो 1000 to 1100 ml के इक्वल होता है, और रेजिडुअल वॉल्यूम जो कि हमारा 1200 ml के इक्वल होता है। इन सब का सम क्या कहलाता है, हमारी टोटल लंग कैपेसिटी, जो कि 6000 ml की अप्रोक्स होती है। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो दो लेवल पे होती है, एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है, एक इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाता है। जो एक्सटर्नल हमारा रेस्पिरेशन होता है वो हमारा लंग्स और एल्वियोलाई के बीच में होता है, सॉरी एल्वियोलाई और एल्वियोलाई का जो सैक है और कैपिलरीज के बीच में होता है। इंटरनल रेस्पिरेशन होता है हमारी कैपिलरीज और टिश्यू लेवल पे, तो ये हमारा टिश्यू लेवल पे होता है, ये कैपिलरीज के लेवल पे होता है। ठीक है, ये बिटवीन हमारा जो एल्वियोलाई सैक है और कैपिलरीज के बीच में होगा, और ये हमारा जो कैपिलरीज के अंदर ब्लड है उसके और टिश्यू के बीच में होगा। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन दो प्रोसेस होती हैं। तो यहाँ पे
जो एल्वियोलाई होती है वो प्राइमरी साइट होती है जहाँ पे गैस सबसे पहले एक्सचेंज होती है, क्योंकि एल्वियोलाई के अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। वो ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई में भेजती हैं और ऑक्सीजन का अपटेक करती हैं। तो सबसे पहले एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होता है, एल्वियोलाई पे होता है, ठीक है। और फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होता है, ब्लड और टिश्यू के बीच में होता है, जिसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज है गैसेस का लंग्स में, वो एल्वियोलर एयर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों के बीच में हो रहा है। तो यहाँ पे जो गैसियस एक्सचेंज है वो पैसिव एक्टिविटी है, क्योंकि ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो रही है। यहाँ पे किसी भी टाइप की एनर्जी, जैसे कि एटीपी की फॉर्म में हमारी बॉडी यूज़ करती है एनर्जी को, ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे सिंपल डिफ्यूज़न हो रहा है। डिफ्यूज़न कहाँ पे होता है, जहाँ पे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चीज़ जाएगी, ठीक है, लो प्रेशर की टुवर्ड्स चीज़ जाएगी अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। तो यहाँ पे हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर हमारी एयर मूव करती है, इसलिए सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू मूव कर रही है, तो किसी भी टाइप की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए जो गैसेस एक्सचेंज है वो एक पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। डिफ्यूजन प्रेशर जो होता है हर गैस का, उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर मतलब जिस पे वो डिफ्यूज़ होगी, एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन में मूव करेगी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। एक टाइम पे जब डिफ्यूजन हो रहा होता है तो गैस जो है वो हाई प्रेशर टू कहाँ पे मूव करती है, लो प्रेशर की टुवर्ड्स मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, ठीक है। ये एक एनसीईआरटी की पिक्चर ली है मैंने, जिसमें पार्शियल प्रेशर शो किया गया है पर Hg मरकरी के रिलेशन में ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी जो डिफ्यूजन में इन्वॉल्व होते हैं एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है हमारे बॉडी के साथ, ठीक है। देखो, जो हमारी रेस्पिरेटरी गैसेस हैं वो दो गैसेस हैं कि भाई हम ऑक्सीजन का अपटेक कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहे हैं। तो जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर, वो 159 होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका 0.3 होता है। वहीं अगर हम लंग्स के अंदर एल्वियोलाई की बात करें तो वहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 40। ऐसे ही हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा है, उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 होता है। जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है, जब ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होती है, उस टाइम पे ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो 95 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 40 होता है। वैसे ही जब टिश्यू में डिफ्यूज़न होगा गैसेस का, उस टाइम पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का 45 होता है, क्योंकि टिश्यूज़ के अंदर हमारा क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है हमारे मैक्रो मोलिक्यूल्स का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट्स का, विटामिन का, फैट्स का। तो वहाँ पे क्या होती है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड लार्ज अमाउंट में रिलीज़ होती है, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है 45 और ऑक्सीजन का कम होता है 40। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को अपटेक कर लेती है हमारी कैपिलरीज और उसको एल्वियोलाई तक पहुंचाती है ताकि वो लंग्स के थ्रू बाहर जा सके। अगर ये चार्ट हमें अच्छे से याद हो गया तो हम बाद में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है उसको अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि हर जगह मैं बात करने वाली हूँ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑक्सीजन का 159 है, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3 है, एल्वियोलाई के अंदर 0.4 है, 104 है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। तो हर जगह मैं ये टर्म्स और ये नंबर्स यूज़ करने वाली हूँ। तो इफ़ वी लर्न दिस इट विल बी वेरी ईजी फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब जो डिफ्यूजन की कैपेसिटी होती है, किसकी डिफ्यूजन की कैपेसिटी, ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की, दोनों का एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी में। तो दोनों की जो डिफ्यूजन कैपेसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, सोल्युबिलिटी के ऊपर, कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कितनी सोल्यूबल है हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है। थिकनेस ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, जो भी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जिसमें हमारे नोस्ट्रिल्स, ट्रैकिया, हमारा लैरिंग्स, या फिर हम बोले लंग्स, हमारी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, या फिर हमारी कैपिलरीज या टिश्यू वॉल्स, उन सब के अंदर वो सब रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में आते हैं, सब रेस्पिरेटरी ट्रैक में आते हैं। तो उस रेस्पिरेटरी ट्रैक की मेम्ब्रेन की कितनी थिकनेस है, ताकि हमारी एल्वियोलाई से जब ब्लड कैपिलरीज में हमारी गैसेस एक्सचेंज होंगी तो वहाँ पे एक मेम्ब्रेन को क्रॉस करके हमारी गैसेस दूसरी मेम्ब्रेन में जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे थिकनेस पे डिपेंड करता है कि उनका डिफ्यूजन कैपेसिटी कैसी रहेगी ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की। फिर दूसरी बात आती है पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस के ऊपर। जैसे हमने यहाँ पे स्टडी किया
कि टिश्यूज़ के अंदर पार्शियल प्रेशर हमारा ऑक्सीजन का कम होता है 40 और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होता है 50 mmHg। ठीक है। एज द सोलिबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन, तो जो अमाउंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वो डिफ्यूज़ करती है थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, क्योंकि उसकी परमिएबिलिटी ज़्यादा होगी, वो परमिट करती है उसका डिफ्यूज़न अपने एक्रोस। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन कम डिफ्यूज़ हो पाती है बट हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा डिफ्यूज़ हो जाती है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो होती है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, वो 3 मेजर लेयर से मिलकर बनी है। पहला होता है थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के अंदर जो स्क्वामस एपिथेलियम है उसकी लाइनिंग हो रखी है। फिर वो वहाँ से हमारी जो गैसेस हैं वो कहाँ पे जाती हैं, ब्लड कैपिलरीज में आ जाती हैं। तो ब्लड कैपिलरीज की जो लाइनिंग है वो एंडोथीलियम लाइनिंग होती है, उससे होके फिर वो कहाँ पे जाती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में जाती है, फिर वो टिश्यूज़ में जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले थिन स्क्वामस एपिथेलियम से गुजरना पड़ता है गैसेस को एल्वियोलाई के अंदर, फिर एंडोथीलियम लाइनिंग से गुजरना पड़ता है ब्लड कैपिलरीज के अंदर, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर गुजरना पड़ता है जब वो टिश्यूज़ में मूव करेंगी। तो इन 3 लेयर से गुजरना पड़ता है हमारी ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को अब डिफ्यूज़ होने के लिए या बॉडी में हमारे मतलब बॉडी के अंदर। तो आप समझते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता कैसे है। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो 2 लेवल पे होता है, एक एक्सटर्नल लेवल पे होता है, एक इंटरनल लेवल पे होता है। ठीक है, पहले हम एक्सटर्नल लेवल की बात करते हैं जिसमें पल्मोनरी गैस एक्सचेंज होता है। पल्मोनरी वर्ड जो है वो किसके लिए आता है, लंग्स के लिए आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब पल्मोनरी गैस एक्सचेंज होता है तो वहाँ पे 2 चीज़ें कॉन्टेक्ट में आती हैं। हमारा एल्वियोलाई सेक होता है, उसके अंदर हमारी कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, तो एल्वियोलाई के अंदर जो भी ऑक्सीजन होगी वो कहाँ पे जाएगी, कैपिलरीज के ब्लड के अंदर जाएगी, और कैपिलरीज के ब्लड के अंदर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो यहाँ पे एल्वियोलाई और हमारी किसके बीच में हमारा ट्रांसपोर्ट होता है, कैपिलरीज के बीच में होता है। देखो हमने पढ़ा कि जो ऑक्सीजन होती है वो एल्वियोलाई के अंदर उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो 104 होता है, और हमने पढ़ा कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है वो 40 होता है। एज पर एनसीईआरटी हमारी जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या पता है कि एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर 104 है, और हमारी जो कैपिलरीज हैं पहले यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे कितना होता है, 40 होता है हमारा पार्शियल प्रेशर पर mmHg। ठीक है, बट अगर हम कैपिलरीज की बात करें, कैपिलरीज के अंदर जो कि हमारा क्या लेके आई हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई हैं, उसके अंदर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होगी 45 और ऑक्सीजन कितनी होगी, 40। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन एल्वियोलायर एयर में कितनी होती है, 104 mmHg होती है। ये डिफ्यूज़ करती है ब्लड में, किसके ब्लड में, पल्मोनरी कैपिलरीज के ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे 2 मेम्ब्रेन है, एक एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन, एक कैपिलरीज की मेम्ब्रेन। तो उसको हमें पता है कि डिफ्यूज़न क्या होता है, गैसेस का डिफ्यूज़न ह्यूमन बॉडी में कैसे होता है, हाई प्रेशर हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर होता है। ठीक है, लो पार्शियल प्रेशर होता है। अब हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे तो हमारा जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर है 104, बट यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 40, तो ये यहाँ से कहाँ पे चली जाएगी, कैपिलरीज के अंदर डिफ्यूज़ हो जाएगी। ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना था, 40 mmHg, जब हम रेस्टिंग स्टेट में हैं। फ्रॉम हायर और ग्रेटर पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, जिसको हम डिफ्यूजन बोलेंगे। सो यहाँ पे जो डिफ्यूजन है वो किसकी जो पार्शियल प्रेशर होता है हमारा, जो हम बात कर रहे हैं, जो पार्शियल प्रेशर होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डिफरेंस की, सॉरी डिफ्यूजन जो होता है, डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितना डिफरेंस है पार्शियल प्रेशर में, क्योंकि जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा पार्शियल प्रेशर में उतनी ज़्यादा मूवमेंट ज़्यादा होगी, क्योंकि डिफ्यूजन के टाइम पे गैसेस ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूव करती हैं, हायर पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो जो हमारी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोलर कैपिलरीज में उसका पार्शियल प्रेशर कितना है, 45 mmHg रेस्टिंग टाइम पे, और कार्बन डाइऑक्साइड जो एल्वियोलर एयर के अंदर है उसका कितना है, 40 है। तो यहाँ पे हाई है और एल्वियोलर सेक के अंदर क्या है, लो है, तो हाई टू लो मूव करेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी एल्वियोलर सेक के अंदर और कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन आ जाएगी।
ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कहाँ पे, बाहर की तरफ। तो आफ्टर इंस्पिरेशन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंस्पिरेशन और एक्सटर्नल जो रेस्पिरेशन होता है, जो ब्लड है वो एल्व्यूलर कैपिलरीज में मूव करता है लंग्स को छोड़ के, ठीक है, क्योंकि वो लंग्स से क्या या एल्व्यूलर सैक से ऑक्सीजन का अपटेक करता है और उसको टिश्यूज तक पहुंचाता है। तो इसके बाद, इस एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बाद आता है सिस्टमिक गैस ट्रांसपोर्ट या गैस एक्सचेंज, जिसमें हमारी जो ऑक्सीजन है वो टिश्यू तक जाती है, टिश्यू लेवल तक जाती है, ठीक है। तो देखो, इंटरनल रेस्पिरेशन और सिस्टमिक गैस एक्सचेंज, ये सिस्टमिक कैपिलरीज के बीच में हो रहा है और टिश्यू सेल्स के बीच में होता है। सिस्टमिक कैपिलरीज क्या, जो कैपिलरीज मूव करेंगी, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएंगी कहाँ तक, टिश्यूज तक, ठीक है। सिस्टमिक कैपिलरीज और टिश्यूज के बीच में ये एक्सचेंज होता है। तो जब हम रेस्टिंग स्टेट में होते हैं तो हमें पता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, अब कैपिलरीज है, फॉर एग्जांपल ये कैपिलरीज है, कैपिलरीज क्या लेके आई हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो 95 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो 40 होता है, एज पर द टेबल ऑफ NCERT, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 है और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, 40 है। अब टिश्यू की बात करते हैं, जो हमारे टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज जो होते हैं उसके अंदर हमारी जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 होता है, ठीक है, 45 होता है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का 40 है और यहाँ पे कितना है, 45 है। तो टिश्यू से वो कैपिलरीज में मूव कर जाएगी क्या, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि वो हाई टू लो मूव करेगी, हाई टू लो मूव करेगी तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी। अब कैपिलरीज के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो 95 है और टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 है, तो वो हाई टू लो मूव करेगी तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगी, टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन आ जाएगी और कैपिलरीज के अंदर क्या आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या होता है, एक्सचेंज होता है कैपिलरीज के और टिश्यूज के बीच में। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, रेस्ट के टाइम पे जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का सिस्टमिक कैपिलरीज में वो 95 mmHg होता है और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का टिश्यूज में कितना होता है, 40 mmHg। तो ये हाई टू लो मूव करती है, ठीक है, तो ये टिश्यूज में चली जाएगी। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका पार्शियल प्रेशर टिश्यू में 45 होता है और कैपिलरीज के अंदर वो 40 होता है, तो वो 45 से 40 की तरफ मूव करेगी। इस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो टिश्यू से कहाँ पे चली जाती है, सिस्टमिक कैपिलरीज में, और जो हमारी ऑक्सीजन है वो कैपिलरीज से कहाँ पे चली जाती है, टिश्यूज में चली जाती है। इस तरह से हमारा क्या होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन या सिस्टमिक गैस एक्सचेंज। अब नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर्स की, जो फैक्टर्स गैस डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं जो गैस की डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। पहला तो पार्शियल प्रेशर हमने देखा, पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ गैस जो एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन के बीच में है, एल्वियोलर सैक के अंदर कितना पार्शियल प्रेशर है गैसेस का, कैपिलरी की मेम्ब्रेन के अंदर कितना पार्शियल प्रेशर है और टिश्यू की मेम्ब्रेन के अंदर कितना पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। अब सरफेस एरिया ऑफ एल्वियोलर एंड कैपिलरी मेम्ब्रेन, कितना सरफेस एरिया है, कितना होता है, अबाउट 70 मीटर स्क्वायर होता है। थिकनेस ऑफ एल्वियोलर एंड कैपिलरी मेम्ब्रेन, थिकनेस कैसे होगी, एल्वियोलर का जो सेक है वो स्क्वामस एपिथेलियम के थ्रू कवर किया गया होगा, कैपिलरी की जो मेम्ब्रेन है वो एंडोथेलियम लाइनिंग के थ्रू कवर कर रखी होगी, तो उनकी जो थिकनेस होती है अबाउट 0.5 माइक्रोमीटर की होती है, ठीक है। तो उसकी थिकनेस कम है इसलिए वो ईजिली क्या कर पाती है, डिफ्यूज कर पाती हैं। अब डिफ्यूजन कोफिशिएंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, गैस की सोल्युबिलिटी। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सोल्यूबल है, 24 टाइम्स ज़्यादा सोल्यूबल है ऑक्सीजन के, तो वो जल्दी डिफ्यूज हो जाती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। मोलिकुलर वेट ऑफ गैसेस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है उसका मोलिकुलर वेट 1.4 टाइम्स ग्रेटर होता है ऑक्सीजन के कंपेरिजन में, ठीक है। नेट इफेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन जो है वो 20 टाइम्स फास्टर होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन के, ठीक है, इसलिए वो जल्दी मूव कर पाती है और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, डिफ्यूज जल्दी होती है। अब हम बात करते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटी कितनी होती है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की, ठीक है। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में क्या आ गया, स्क्वामस एपिथेलियम एल्वियोलाई का आ गया और एंडोथेलियम लाइनिंग किसकी आ गई, ब्लड कैपिलरीज की आ गई। तो डिफ्यूजन कैपेसिटी का मतलब क्या है, वो वॉल्यूम गैस का जो डिफ्यूज हो जाता है अक्रॉस एल्वियोलर एंड कैपिलरी मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटी। और वो कितना पर मिनट कितना डिफ्यूज हो रहा है, ठीक है, फॉर ए प्रेशर डिफरेंस ऑफ 1 mmHg, 1 mmHg के प्रेशर डिफरेंस के लिए
वो कितना डिफ्यूज़ हो रहा है 1 मिनट में, कितनी ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो रही है एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन में, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ हो रही है एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन में। ठीक है, कौन सी दूसरी मेम्ब्रेन? कैपिलरी की मेम्ब्रेन एंड एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन। ठीक है, तो 20 ml पर मिनट, 20 ml पर मिनट पर mmHg कौन डिफ्यूज़ होता है? ऑक्सीजन। और 40 ml पर मिनट पर mmHg कौन डिफ्यूज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। डिफ्यूजन कैपेसिटी इंक्रीज होती है एक्सरसाइज के टाइम पे। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 1 मिनट में 80 ml पर mmHg क्या होती है? डिफ्यूज होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? 1600 ml पर मिनट पर mmHg डिफ्यूज होती है। तो ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि पल्मोनरी कैपिलरीज का एरिया एक्सरसाइज के टाइम पे ओपन अप हो जाता है ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके। ठीक है, तो डिफ्यूजन की कैपेसिटी हमने देखा कि इंक्रीज तो एक्सरसाइज के टाइम पे होती है, डिक्रीज कब होती है? ऐसी कंडीशन में जब एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन की थिकनेस बढ़ जाए। थिकनेस कब बढ़ेगी? कब बढ़ेगी? पहली हमारा पल्मोनरी ओडेमा हो जाए, एक कंडीशन है, या लंग फिब्रोसिस। दो कंडीशन है, लंग फिब्रोसिस या पल्मोनरी ओडेमा। इन केसेस में हमारी कैपिलरीज और एल्वियोलर की मेम्ब्रेन की थिकनेस बढ़ जाती है तो डिफ्यूजन की कैपेसिटी कम हो जाती है, वो 0.5 माइक्रोमीटर से ज़्यादा हो जाती है। जिसमें हमारा इफेक्टिव एरिया डिफ्यूजन का डिक्रीज हो जाए, उस कंडीशन में भी क्या होगी? डिफ्यूजन की कैपेसिटी कम हो जाएगी। जैसे हमारे लंग्स कोलैप्स हो गए, एम्फेजीमा हो गया, वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच हो गया, या फिर कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, प्लूरल कैविटी में फ्लूइड फील हो जाता है, उस केस में हमारी डिफ्यूजन कैपेसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है।